जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स केवीएस, एनबीएस और अन्य भी कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो, उनमें जो सामान्य अध्ययन के हिस्ट्री के जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी लोग टीचिंग एग्ज़ाम में केवीएस, एनबीएस या डीएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अपने पिछले वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में जो हमने लगभग 40 प्रश्नों को देखा था, आज हम लोग जो है 41वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका स्वागत है। ठीक है, इसमें आज का जो हमारा पहला प्रश्न इसमें लिखा है कि सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग से स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो मध्य पसाड़ी युग, बी की बात करेगा तो नव पसाड़ी युग, सी की बात करेगा तो ताम्र पसाड़ी युग, डी की बात करेगा तो लौह युग, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी लौह युग इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसके बारे में देख सकते हैं। इसके बारे में जो लिखा है कि इसमें लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजनपद लौह युग में स्थापित हुआ था। महाजनपद शब्द का तात्पर्य होता है बड़े जनपदों से होता है, जो वैदिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की मौजूद इकाइयाँ थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ प्रादेशिक जिलों ने लौह उत्पादन केंद्रों तक पहुंच प्राप्त की और उनका उपयोग लोहे के हथियार और उपकरण बनाने में भी किया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि 42वां प्रश्न लिखा है कि बुद्ध ने में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नहीं, बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त कहाँ किया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो कुशिनारा, बी की बात करेगा तो बोध गया, सी की बात करेगा सारनाथ और डी की बात करेगा तो पावापुर, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बोध गया में जो इन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। और सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में जो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि इसके बारे में देख सकते हैं डिस्कस। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप निरंजना, आधुनिक इसका जो नाम है फल्गु नदी है ना, तो उस समय जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस समय उस नदी का नाम निरंजना नदी था, लेकिन अब इस समय इसका नाम क्या हो गया है, तो फल्गु नदी हो गया है। के तट पर स्थित बोध गया में ज्ञान की जो है प्राप्ति हुआ था। बोध गया बिहार में एक स्थित तीर्थ स्थल है। गौतम बुद्ध के जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में, तथा महापरिनिर्वाण की बात करेंगे तो 483 ईसा पूर्व में जो है हुआ था। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से इसको जाना जाता है ना। तो उन्होंने जब घर को त्यागा था तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण उसको कहा जाता है। और कितने वर्ष में त्यागा था, तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया था। जन्म की बात करेंगे तो 563 ईसा पूर्व, मृत्यु की बात करेंगे 483 ईसा पूर्व। ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था, तो फल्गु नदी के किनारे हुआ था। उस समय उसका नाम जो है निरंजना नदी था। ठीक है, आगे आगे लोग नेक्स्ट बात करेंगे 43 की बात करेंगे। 43 जो लिखा है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य थे? ऑप्शन की बात करेगा तो 10, बी की बात करेगा 12, सी की बात करेगा 16, डी की बात करेगा 14। उस समय बात करेंगे तो महाजनपद कितना था, तो 16 महाजनपद था, है ना। इनका जो है उस समय जिनका इसमें काल था उस समय कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे, है ना। और इनकी जो है साहित्य की बात करेंगे तो अंगुत्तर निकाय में जो है। और जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में जो है भगवती सूत्र में है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई, जिसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो अंगुत्तर निकाय में, और जैन साहित्य की बात करेंगे तो ये क्या है, तो भगवती सूत्र में है। 16 महाजनपदों के विषय में क्या किया गया है, तो वर्णन मिलता है ना। आप देख सकते हैं कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों को भी देख सकते हैं कि 16 महाजनपद कौन है, उनकी राजधानी कहाँ का है ना। बात करेंगे हम लोग
काशी की बात करेंगे तो काशी महाजनपद की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी जो है वाराणसी थी। अंग की बात करेंगे तो अंग की राजधानी कहाँ पर है, तो इनकी राजधानी जो है चंपा थी। उसके बाद कौशल की बात करेंगे तो कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती थी। उसके बाद वत्स की बात करें, वत्स की राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी जो है कौशाम्बी थी। मगध की बात करेंगे तो सबसे पावरफुल महाजनपद यही था, मगध था। और इसकी राजधानी की बात करें गिरिब्रज या इसको राजगिरी भी कहते हैं। और छठवीं की बात करें, छठी जो हमारा वज्जी है, वज्जी की राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी, है ना। नेक्स्ट सातवां की बात करेंगे तो सत हमारा क्या है, मल्ल है। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो कुशीनगर इसकी राजधानी थी। आठवें की बात करेंगे मत्स्य, मत्स्य की राजधानी की बात करेंगे तो विराटनगर थी। कुरु की राजधानी की बात करेंगे तो कुरु जो है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चेदी की राजधानी कहाँ थी, शक्तिमती थी। और कंबोज की राजधानी कहाँ थी, तो हाटक थी। गांधार की बात करें, गांधार की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला थी। पंचाल की बात करें, पंचाल की राजधानी कहाँ है, तो ये अहि छत्र थी। ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट इसमें लिखा है कि अवंती, अवंती की राजधानी की बात करेंगे तो महिष्मती। सूरसेन की राजधानी की बात करेंगे तो मथुरा। और लास्ट हमारा 16 महाजनपद में असमा की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो पोटल या पोटली है ना। ये इसकी जो है 16 महाजनपद जो है जैन साहित्य के भगवती सूत्र और बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में जो है। ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न लिखा है, भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है, असम में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में जो है इसका मतलब मिला है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं इसके बारे में जो लिखा है नेक्स्ट कि वर्ष 2019 में तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने सूर्यपेट के फड़ीगिरी में एक बौद्ध स्थल से एक आदमकद प्लास्टर की मूर्ति प्राप्त की है, जिसे इक्ष्वाकु वंश के शासन के दौरान फड़ीगिरी में लगभग 1700 साल पहले कारीगरों द्वारा इसको बनाया गया था, है ना। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं 45 की। इसमें फ्रेंड्स लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुलंबित करना है। और नीचे दिए कोट का सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। एक और जो है बुद्ध की जीवन की घटनाएं दिया है और एक और उनका क्या दिया है, प्रतीक दिया है। इसको क्या करना है, तो मिलाना है। जैसे इसकी हम लोग बात करेंगे तो जन्म का उनका जो प्रतीक है, उनका जन्म का प्रतीक को किस नाम से जानता है, ज्ञान के प्रतीक को, प्रथम उद्देश्य को और मृत्यु को, है ना। उनको किस उद्देश्य से जाना जाता है। ठीक है। चलिए मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु को उनको जो है प्रतीक क्या था, तो उनका मृत्यु का वो प्रतीक क्या था, तो स्तूप था। क्या था, स्तूप। और जन्म के प्रतीक की बात करें, जन्म का प्रतीक क्या है, तो इसको साण बोलते हैं। प्रथम उपदेश की बात करेंगे तो ये क्या है, तो इनका जो है प्रथम उपदेश जो है इनको कहाँ हुआ था, तो इसको हम लोग बोलते हैं चक्र बोलते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ये बोधि वृक्ष के हुआ था। ठीक है ना। अब इसमें मिला सकते हैं कौन सा उत्तर सही है। ठीक है। आगे आप इसमें देख भी सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस लिखा है जो जन्म का प्रतीक बैल या सांड होता है, प्रबोधन का प्रतीक जो है बोधि बोधि वृक्ष होता है, पहला उपदेश जो है चक्र, और मृत्यु की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो स्तूप हो जाएगा। अभी हमने बताया भी था इसके बारे में। ठीक है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि बुद्ध और महावीर में किस महाजनपद से आते थे, मगध से, उज्जैन से, वज्जी से और कौशल से। तो इसको जो है मतलब कि जो है स्टार लगा के छोड़ दिया गया था, है ना। इसमें बात करेंगे, इसके बारे में देख सकते हैं इसका डिस्कस। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनके जन्म की बात करेंगे तो 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम में हुआ था, यानी वैशाली में हुआ था, जो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है ना। वैशाली किसके अंतर्गत आता है, तो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो इसके संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध है। ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आता था, जो 16 महाजनपदों के अंतर्गत नहीं था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में कोई विकल्प जो है सत्य नहीं है ना। आगे चूंकि इनका जन्म अलग अलग हुआ था इसलिए जो है इसमें नहीं आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है। ऑप्शन ए की बात करें जाति विहीन समाज, बी की बात करेंगे स्तूप पूजन, देव और देवियों की पूजा और अहिंसा पर बल, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी देव और देवियों की पूजा इसका क्या आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आप चाहिए तो इसमें देख सकते हैं लिखा है जो कि कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है स्पष्टतः
दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक की बात करेंगे तो एक का नाम हीनयान था और एक का नाम क्या था, महायान। हीनयान संप्रदाय के लोगों का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, और हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा और देवी देवताओं की पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग जो है बुद्ध की देवता में के रूप में उन्हें स्वीकार करते थे और उनकी पूजा भी करने लगे। अतः अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हो गई। उनके अनुसार बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते रहे और उनका अगला जन्म मैत्रेय के नाम से होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि 48वां प्रश्न लिखा है, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो मक्का, बी की बात करेगा मदीना, सी की बात करेगा बगदाद और डी की बात करेगा दौलताबाद, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है मक्का के मदीना में हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं लिखा है जो। इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो हजरत मोहम्मद थे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में हिजरी संवत कहलाती थी, और कुरान इस्लाम धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है ना। तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो कुरान है। ठीक है, आगे। बिम्बिसार और अजात शत्रु संरक्षक थे। किसके संरक्षक थे? शैव धर्म के, वैष्णव धर्म के, जैन धर्म के, इनमें से कोई नहीं, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इनमें से कोई धर्म के संरक्षक नहीं थे, है ना। बिम्बिसार और अजात शत्रु की बात करेंगे तो ये लोग जो है बौद्ध धर्म के क्या थे? तो संरक्षक थे। किसके संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के जो है संरक्षक थे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बिम्बिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तथा बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए वेलुवन नामक उद्यान प्रदान किया गया था। अजातशत्रु बिम्बिसार का जो पुत्र है तथा उसका शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संस्कृति यानी राजगीर में हुआ था, जिसको गिरिब्रज में 483 ईसा पूर्व में हुआ था का आयोजन हुआ था। उसने अपने शासनकाल के दौरान जो है अवशेषों पर राजगीर में क्या किया था? तो स्तूपों का जो है क्या किया था? निर्माण कराया था। ठीक है, स्तूपों का क्या किया था? तो निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार था, चंद्रगुप्त था, वीरद्रथ था, अशोक था ना। तो मौर्य वंश राजवंश का संस्थापक जिसका नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने जो है 322 ईसा पूर्व के लगभग जो है इसकी स्थापना किया था मौर्य साम्राज्य की। और ये जो है मतलब कि उसमें जो है एक कौटिल्य नाम का था, उसी की सहायता से जो है गद्दी पर शासन किए थे। ठीक है, देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास किया था। यह सिंधु और गंगा दोनों के मैदानों को नियंत्रित करता था तथा इसका साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी उस समय क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। और इसी काल में जो है 3 प्रसिद्ध शासक होते हैं। चंद्रगुप्त हुआ था, बिंदुसार हुआ था और इसका नाम जो है अशोक। ये जो है 3 लोग हुए थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि 51वां प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राजा अशोक का पुत्र नहीं है? कुणाल है, तिवाला है, महेंद्रा है, कैवल्य, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कैवल्य जो इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को जो है बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इसने कहाँ भेजा था? सिलोन भेजा था। सिलोन जो है श्रीलंका का ये पुराना नाम था, वहीं पर इनको भेजा था। कुणाल की बात करेंगे तो यह सम्राट अशोक और रानी पद्मावती का पुत्र था। तिवाल या तिवर की बात करेंगे तो यह सम्राट अशोक और कौरवाकी का पुत्र था। जालौक की बात करेंगे तो वह सम्राट अशोक के पुत्र में से एक था और उनके उल्लेख जो है कल्लड़ की क्या कहते हैं? तो राज तरंगड़ी में इसको किया गया था ना। तो कल्लड़ की एक पुस्तक है जिसका नाम राज तरंगड़ी, उसी में जो है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरे की बात करेंगे तो अशोक ऐसा पहला शासक था जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। ऑप्शन ए की बात करेगा तो केवल 2, बी की बात करेगा 1 और 2 दोनों, सी की बात करेगा केवल 1 और डी की बात करेगा तो इसमें लिखा है न 1 और नहीं 2। तो इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। यानी पहला और दूसरा दोनों क्या है? इसका विकल्प सही है। ठीक है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इसमें जो लिखा है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह यूनान का निवासी था। मेगास्थनीज ने जो है
इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्य युगीन साम्राज्य और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय संहिता में अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के उत्कीर्ण लेखों की लेखन प्रणाली से को सबसे प्राचीन माना जाता है और उसके अभिलेख 4 लिपियों में है। ब्राह्मी में है, खरोष्टी में है और अरमाइक में है, यूनानी में है। इन चारों लिपियों में जो है इनका जो है उल्लेख किया गया है। अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कुल कितना है? 33 से भी अधिक है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक की दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। अतः कथन 1 और 2 क्या है तो सही है ना। तो इसके अभिलेख को 1837 में किसने पढ़ा है? उसका नाम जो है जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है। नेक्स्ट, ईरानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, बी की बात करेगा दशरथ, सी की बात करेगा बिंदुसार और डी की बात करेगा तो अशोकर। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी बिंदुसार को जो है अमित्रोचेटस के नाम से उसको जाना जाता है, यानी दुश्मनों का नरसंहार करने वाला उसको राजा कहा गया है। ठीक है। बिंदुसार को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा गया है। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था, जो उसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा था और इसने अपने पिता द्वारा विजित क्षेत्रों को पूर्ण रूप से अछूत बनाए रखा। बिंदुसार को दरबार में डाइमेकस नामक जो है दूत आया था ना। तो बिंदुसार के दरबार में कौन सा दूत आया था? तो डाइमेकस का रहने वाला एक दूत आया था जिसका नाम डाइमेकस था। ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महापात्रों के कर्तव्यों का उसके निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। पंचम अभिलेख में, पंचम शिलालेख में, सप्तम शिलालेख में, षष्ठम शिलालेख में और ऑप्शन 4 की बात करेंगे तो द्वादश शिलालेख में, है ना। ऑप्शन इसको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1 और 2, बी जो लिखा है 1, 2 और 3, सी जो लिखा है 2, 3 और 2 और डी जो लिखा है 1 और 2, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें डिस्कस इसका लिखा है जो कि अशोक मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है, जिसमें 5वें और 6ठे शिलालेख में धर्म महामात्रों की कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अशोक के शिलालेखों की खोज जो है 1750 ईस्वी में टी फैंथलेर ने किया था तथा पढ़ने में सफलता जो है अभी हमने बताया भी था कि 1837 में किसने किया है तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है इसको खोजा है। ठीक है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिला के घर लकड़ी और मिट्टी के ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बाघों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा है। यह किस स्थान का जो है विवरण किया गया है ना, कौन सा मतलब स्थान है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो लिखा है कि तक्षशिला, बी की बात करेगा कौशल, सी की बात करेगा पाटलिपुत्र, डी की बात करेगा उज्जैनी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आप इसमें चाहेंगे तो इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें जो लिखा है कि उपरोक्त दिया गया विवरण पाटलिपुत्र नगर के बारे में दिया गया है। यह विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा पुस्तक जो है इंडिका में इसको दिया गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की बात करेंगे तो अजातशत्रु के द्वारा जो है इसको किसने किया था तो उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की बात करेंगे। ठीक है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य था क्या था तो अशोक का परदादा था, अशोक का भाई था, अशोक का पिता था, अशोक का दादा था ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अशोक का क्या था दादा था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के की बात करेंगे तो इसका लड़का जो है बिंदुसार था और बिंदुसार का लड़का क्या था तो अशोक था ना, यानी दादा का रिश्ता हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, उसके बाद कौन सा उसका उत्तराधिकारी हुआ तो अशोक मान हुआ, तो उसका क्या लगेगा तो दादा लगेगा। ठीक है। आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि गौतम पुत्र की श्री सातकर्णी वंश के राजा थे, चोल के, चेर के और पांड्य के सातवाहन के ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सातवाहन इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इसमें जो लिखा है कि इसमें लिखा है कि गौतमपुर सातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसकी माता बलाश्री के नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है।
आंध्र सातवाहन 660 से 230 ईसा पूर्व वंश का संस्थापक सिमुक था। इनकी राजधानी की बात करेंगे तो प्रतिष्ठान वर्तमान में इसकी राजधानी महाराष्ट्र। पुराणों में इस वंश को क्या कहा गया है, तो आंध्र कहा गया है। क्या कहा, क्या बोला गया है, तो आंध्र कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिस साम्राज्य की नींव रखी थी? एंटियोकस थर्ड, यूथिडेमस सेकेंड, पेंटालियन, और डी की बात करेंगे तो डेमेट्रियस। ठीक है, नेक्स्ट। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डेमेट्रियस फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। डेमेट्रियस फर्स्ट इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिस साम्राज्य की नींव रखी थी। यह राजवंश 230 ईसा पूर्व में स्थापित एक हेलेनिस्टिक राजवंश था, जिसने 230 ईसा पूर्व से 10 तक ग्रीको बैक्टीरियन और इंडो ग्रीक साम्राज्य का शासन किया था। इसके अंतिम शासक की बात करेंगे तो स्टेटू की मृत्यु पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं 59 की बात करें। 59 जो लिखा है इसमें, प्राचीन भारत की राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? कुषाण के, कौरव के, शुंग के और मौर्य के, ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कुषाण इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, इसमें लिखा है जो कनिष्क का संबंध कुषाण वंश था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में संघ संवत की चलाया था और कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था तथा इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडल वन में यानी कश्मीर में हुआ था। इस बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म क्या हो गया था, तो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीन और महानायन। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित लिखा था। कनिष्क, बाबर, विक्रमादित्य, अशोक। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कनिष्क किसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें डिस्कस जो लिखा है कि अशोक कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक था। ये कनिष्क के राजकवि के रूप में था। इनके द्वारा रचित बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। अश्वघोष द्वारा रचित अन्य कृतियों जैसे सौंदर्यानंद कानन, सारिक पुत्र प्रकरणम इत्यादि हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके भी बताएं कि आप वीडियो को कहाँ से किन इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।